हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। अब हम पढ़ेंगे डायलिटेशन और क्यूरेटेज यानी कि डीएनसी के बारे में। डायलिटेशन का मतलब होता है विस्फारण करना, फैलाना, ठीक है। क्यूरेटेज का मतलब होता है आकुरण करना यानी कि खुरचना यानी कि स्क्रैपिंग करना, ठीक है। ये क्या होता है? डीएनसी एक गायनेकोलॉजी का क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो कि गायनी के रोगों में यूज किया जाता है, ठीक है। यह शल्यक्रम सर्विक्स के किसका विस्फारण करना है? सर्विक्स का डायलिटेशन करना है यानी कि विस्फारण करना है। क्यूरेटेज किसका करना है? आंतकला का यानी कि एंडोमेट्रियम का, उससे खुरचकर बाहर निकालना डीएनसी कहलाता है। इसके अंदर ये किनके अंदर ये किया क्यों जाता है? इसका प्रयोग जो होता है एक तो थेरेपेटिक पर्पज से होता है, एक निदानार्थक प्रयोग पर्पज से होता है। थेरेपेटिक का मतलब होता है किसी रोग की चिकित्सा करने में, और डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि किसी रोग का पता लगाने में। इन दो पर्पज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सार्थक प्रयोग देखते हैं इसका। चिकित्सार्थक प्रयोग जो होता है, थेरेपेटिक पर्पज जो होता है, वो कहता है अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन पूरी तरह से नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, तो उसको करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनसी का किया जाता है, ताकि क्या किया जाता है? वहाँ से डीएनसी को खुरच कर क्या होता है? एंडोमेट्रियम को बाहर निकल जाता है। जनरली इसे आप ये कह सकते हैं कि क्लीनिंग करना या सफाई करना, ठीक है। जैसे गाँव में आमतौर पर जो लोग होते हैं वो यही बोलते हैं कि सफाई करना, ठीक है, इसी नाम से जाना जाता है। लीन या फिर सुप्त गर्भपात है यानी कि मिस्ड अबॉर्शन है, उसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कि अंतःमृत गर्भ होता है, उसको निकालने के लिए या फिर उसको क्लीन करने के लिए, उसको स्क्रैपिंग करके निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर एंडोमेट्रियल कोई पॉलिप है, गर्भाशय की अंतकला में कोई क्या है? पॉलिप है, तो अब हम क्या करेंगे? उस एंडोमेट्रियम की अगर स्क्रैपिंग करके निकाल देते हैं तो उससे क्या होता है? ये पॉलिप भी क्या होता है? एंडोमेट्रियम के साथ ही क्या होता है? बाहर आ जाता है। फिर होता है कि रिमूवल ऑफ आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होती है, जो कि क्या होती है? गर्भाशय में लगाई जाती है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए। या फिर डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर यानी कि डीयूबी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है निदानार्थक यानी कि डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस के अंदर किसी भी तरह का कोई कोरियन है, एमनियन है, इनका कार्सिनोमा है, तो उसका पता लगाने के लिए। या फिर पोस्ट मिनोपोजल ब्लीडिंग हो रही है अभी भी, तो उसका पता लगाने के लिए। या फिर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ एंडोमेट्राइटिस के अंदर, ठीक है। या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया है, तो उसका पता लगाने के लिए। अब ये क्या होता है? अब आप पढ़ चुके हैं, ये आपको पता है। प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इन सभी रोगों का पता लगाने के लिए, या फिर किसी भी तरह का कोई एंडोमेट्रियम में कार्सिनोमा है और डीयूबी है, इनका पता लगाने के लिए, इनके चिकित्सा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों कंबाइंड में आता है एंडोमेट्रियल पॉलिप और डीयूबी, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि डीएनसी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखिए, ठीक है। तो वहाँ पे ये लिख के आने हैं। अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो हमें डीएनसी नहीं करनी है। अगर एक्यूट पीआईडी है, ठीक है, किसी भी तरह का पेल्विक में इन्फेक्शन है या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो रखी है, उसमें इन्फ्लामेशन है, तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आता है इसका, ठीक है, ऑपरेशन क्रम, यानी कि किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, ये सर्जिकल प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। इसके अंदर 3 होते हैं, एक तो पूर्व क्रम, एक प्रदान क्रम और एक पश्चात क्रम, यानी कि प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव के अंदर आता है कि सबसे पहले क्या होती है? उस वल्वल रीजन की, उस वेजाइनल रीजन सफाई की जाती है, यानी कि भग प्रदेश की क्लीनिंग की जाती है। दूसरा होता है कि एनिमा के द्वारा क्या होता है? पेट का साफ किया जाता है, यानी कि जो रेक्टम होता है उसे क्लीन किया जाता है। फिर ब्लैडर जो होता है उसे एम्प्टी किया जाता है, और उसके बाद में प्रातः काल रोगी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, यानी कि नील बाई माउथ उसे रखा जाता है। और सार्वदेहिक संज्ञा हरण या फिर एनेस्थेशिया जो होता है, या फिर डाइजेपाम या इंजेक्शन दिया जाता है। डाइजेपाम का इंजेक्शन दे दो या फिर सार्वदेहिक संज्ञा हरण एनेस्थेशिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये चिकित्सा जो होती है वो होती है प्री ऑपरेटिव, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिव की। ऑपरेटिव में होता है कि रोगी को सबसे पहले क्या किया? हमने लिथोटोमी पोजीशन में लिटा दिया। उसके बाद क्या किया? रोगी को लिथोटोमी पोजीशन में लिटाने के बाद स्थानिक विसंक्रामक से पेंटिंग और ड्रेपिंग की जाती है, ठीक है। स्थानिक पेंटिंग और जो
ट्रैपिंग है वो एंटीसेप्टिक आदि सॉल्यूशन से की जाती है वहाँ पे, और बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है वेजाइना का। ठीक है, उसके बाद सिम्स स्पेकुलम को वेजाइना में लगाया जाता है, जो कि इस तरह का होता है। इससे क्या होता है, इस 2 ब्लेड होते हैं इसके, एक होता है ब्लंट और एक होता है शार्प। ठीक है, कौन सा ब्लेड किन रोगों में यूज़ करते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। तो एक ब्लेड को इसमें लगाया जाता है और एक ब्लेड से नीचे पुल डाउन किया जाता है, जिससे क्या होता है इजीली हमें सर्विक्स जो होती है वो विजुअल हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि लगाकर सर्विक्स जो होती है उसका एंटीरियर लिप जो है वो फोर्सेप्स वेलसेलम के द्वारा क्या होती है, होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में यूटेराइन साउंड जो होती है वो एंटर करवाई जाती है सर्विक्स के माउथ के द्वारा, और एंटर करवा के हमें गर्भाशय की जो गहराई है और उसका आकार है उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, उस सर्विक्स के माउथ को डायलेटेशन करने के लिए क्या करते हैं, डायलेटर्स का प्रयोग करते हैं। 2 प्रोसेस है डी एंड सी, यानी कि पहले डायलेटेशन करना है। ठीक है, डायलेटेशन करने के लिए डायलेटर्स का प्रयोग किया जाता है, और ये डायलेटर्स जो होते हैं क्रमशः नंबर में होते हैं, ऐसे होते हैं ये डायलेटर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नंबर में होते हैं डायलेटर्स। अब इनका प्रयोग किया जाता है, पहले कम नंबर वाला लेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे नंबर बढ़ाते जाते हैं। फिर क्या करते हैं, सर्विक्स के डायलेटेशन के बाद में जब डायलेटेशन हो जाए उसके बाद में क्यूरेटी जो होती है, ठीक है, क्यूरेट जो होती है, आखुरी जो होती है, उसको क्या कहते हैं, अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, और फंडस से लेके, फंडस पार्ट जो होता है उससे लेके, यानी यहाँ से लेके इंटरनल ओस तक क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रैपिंग करते हुए वहाँ की एंडोमेट्रियम को क्लीन किया जाता है, आकुरण किया जाता है, स्क्रैपिंग की जाती है, हटा दिया। उसके बाद में सामान्य अगर स्त्री रोग है और बिनाइन ट्यूमर है तब तो हमें शार्प क्यूरेटी का उपयोग करना है। ठीक है, क्यूरेटी किस तरह की होती है वो दिखाऊं। इस तरह की होती है, एक ये शार्प होता है, एक जो होता है ये ब्लंट होता है। अब ब्लंट तो किन में यूज़ करना है, शार्प किन में यूज़ करना है, ये देखते हैं। तो ब्लंट तो हमें उनमें यूज़ करना है जिनके अंदर प्रसूति तंत्र के रोग होते हैं, जैसे ओप्स के जो रोग होते हैं उनमें, या मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उनमें। और शार्प उनमें यूज़ करनी है जो स्त्री के रोग होते हैं या फिर बिनाइन ट्यूमर होता है उनमें। ठीक है, आकुरण, अब ठीक है, ये एक बार मशीन का नहीं बताया मैंने, सॉरी। इसमें क्या होता है कि एक ये सक्शन मशीन होती है। ठीक है, इस सक्शन मशीन के अंदर क्या होता है, ये एक पाइप होता है, उसके थ्रू क्या होता है, और ये यहाँ पे ये शार्प क्यूरेटरी होती है। ठीक है, ये क्यूरेट है, इसके द्वारा क्या होता है, आकुरण होता है। तो इसको क्या करते हैं, गर्भाशय के अंदर चलाया जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या होती है, सक्शन ट्यूब से जुड़ी है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी स्क्रैपिंग करती है ये, ठीक है, जो भी टिश्यू को स्क्रैप करेगी वो क्या होगा, इस सक्शन मशीन के द्वारा शक कर लिया जाएगा, और इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेलिन भरा हुआ होता है। तो वो टिश्यू किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो ये सारे टिश्यू क्या आते हैं, जो भी जिस चीज़ को भी वो स्क्रैप करती रहती है, जो भी एंडोमेट्रियम के टिश्यू होते हैं वो किस में आ जाते हैं, इस सक्शन मशीन में, लिक्विड में आ जाते हैं। फिर क्या कर देते हैं, इस लिक्विड में जो ये टिश्यू हैं इनको क्या कर देते हैं, हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। इससे क्या होता है, अगर उस फीमेल के सेकेंडरी एमेनोरिया है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, किसी भी तरह का कोई कार्सिनोमा है, तो इससे क्या होता है, उस रोग का डायग्नोस हो जाता है। ठीक है, और किसी भी तरह का अगर कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप है, या फिर मिस्ड एबॉर्शन है, या फिर सब क्या बोलते हैं अनकम्प्लीट एबॉर्शन है, तो उसका क्या हो गया, हमें वहाँ पर क्लीनिंग हो गई, तो वो हो गई, उसकी चिकित्सा हो गई। तो 2 तरह से प्रयोग में आ गया, चिकित्सा भी हो गई, और क्या हुआ, हमें एग्जामिनेशन के लिए भेजा, तो क्या होगा, रोग का पता लग जाएगा उस टिश्यू के द्वारा, तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, तो वो निदानार्थ कर चिकित्सा भी हो गई। तो दोनों तरह से क्या किया हमने, डीएनसी को काम में लिया। ठीक है, तो आकुरण से प्राप्त पदार्थों को एक परीक्षण नलिका में 10% फॉर्मुलेशन में संग्रहण कर लिया और उत्तकीय परीक्षण के लिए भेजा जाता है। तो ये मैंने पूरी मशीन की आपको पूरी बताई दी। उसके बाद है पश्चातक्रम। पश्चातक्रम में डिस्चार्ज के समय क्या करते हैं, केस हिस्ट्री और अंतिम मासिक स्राव, ठीक है, जो होती है उसकी डेट लिखकर दे दी जाती है, स्पेशली इनफर्टिलिटी के पेशेंट को, डीयूबी के पेशेंट को, ताकि उनमें पहले क्या था और अब उसमें क्या देखने को मिला है तो उनका पता चल सके। तो उसके लिए लिखकर दे दी जाती है। और 3 से 4 घंटे, इसमें ज़्यादा देर एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 घंटे जैसे डीएनसी का प्रोसेसर किया हमने, 3 से 4 घंटे हम उसको परीक्षण में रखते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, उसमें एंटीबायोटिक दे दी जाती है और पेन किलर दे दी जाती है।
उसके बाद है इसके कॉम्प्लिकेशन। इसके कॉम्प्लिकेशन दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं इमीडिएट यानी कि तुरंत होंगे, और एक होते हैं रिमोट यानी कि बाद में होंगे। तो इमीडिएट में तो होता है कि हिमोरेज होता है, सीधी सी बात है, कोई भी टिश्यू को हटाते हैं तो वहाँ से क्या होती है, ब्लीडिंग तो होती है, तो हिमोरेज देखने को मिलेगा। यूटेराइन परफोर्मेशन हो सकता है, परफोरेशन भी हो सकता है, या फिर कोई भी तरह की कोई क्यूरिटी के द्वारा क्या होती है, इंजरी हो सकती है सर्विक्स के अंदर, या फिर डायलेटर सब एंटर करवा रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, या फिर शारीरिक और मानसिक आघात, व्यक्ति जो होती है मेंटली रूप में क्या होता है, अनस्टेबल हो सकता है इस प्रोसीजर के बाद में, या फिर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है अगर अनहाइजीनिक रही वो फीमेल या फिर हाइजीन उसने मेंटेन नहीं की तो। उसके बाद होता है दूरगामी यानी रिमोट। रिमोट के अंदर यही होता है कि पीआईडी देखने को मिलेगी बाद में, कुछ दिनों बाद में, करवाने के 5 से 7 दिन बाद में पीआईडी देखने को मिलेगी, या इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, या फिर सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो जाएगी, या फिर गर्भाशय का आसंजनन हो जाएगा, या फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस देखने को मिलेगी। तो ये है डीएनसी, ये था हमारा डीएनसी। ठीक है।